नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नवमास कुंडली के ऊपर। हमारी जो चर्चाएं नवमास कुंडली पे चल रही है, हमने इस सीरीज से संबंधित 3 वीडियो पहले बनाए हैं, जिनमें नवमास कुंडली, वर्गोत्तम, कैसे इसको देखा जाए, उच्च वर्गोत्तम, नीच वर्गोत्तम, मित्र क्षत्रिय वर्गोत्तम, तो इन सब विषयों के ऊपर हमने वीडियो बनाए हैं। तो आप उन वीडियो का भी लाभ लें और नवमास कुंडली को फलित करने से संबंधित कई सारे वीडियो हमारे इस YouTube चैनल पे मिलेंगे, उनका भी जरूर लाभ लें। और आज का ये जो महत्वपूर्ण वीडियो है, ये है नवमास कुंडली का एक विशिष्ट राजयोग है जिसका नाम है पुष्कर नवमास। तो आज के इस वीडियो में हम पुष्कर नवमास के ऊपर चर्चा करेंगे। आखिर पुष्कर नवमास है क्या? पुष्कर जो शब्द है, अब पुष्कर नवमास के बारे में मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कई लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। पुष्कर नवमास और पुष्कर अमसा ये दो महत्वपूर्ण अलग अलग चीजें हैं। पुष्कर अमसा एक विशिष्ट डिग्री है और पुष्कर नवमास एक डिग्री का, एक राशि का एक नवमास अंश है। यानी कि हम अगर देखते हैं तो एक राशि में 9 नवमास होते हैं, तो उस 9 नवमास के अंदर एक नवमास होगा, यानी कि एक भाग होगा जिसे पुष्कर नवमास कहा जाएगा। लेकिन पुष्कर अमसा में एक विशिष्ट डिग्री होगी। तो पुष्कर अमसा के ऊपर भी हम बात करेंगे, उसके ऊपर भी संबंधित हम कुंडली का आकलन करेंगे। आज के इस वीडियो में हम पुष्कर नवमास के बारे में ही बात करते हैं। पुष्कर जो शब्द है, इसका मतलब है उत्पन्न करना, पुष्ट बनाना, पालन करना, पालन पोषण करना और बढ़ावा देना, उस चीज को सुधारना, प्रोत्साहित करना। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में ये गज केसरी योग जो बना है, आपके जैसा आपके मित्र की कुंडली में भी बना है, आपके रिश्तेदारों की कुंडली में बना है, तो इसे पुष्ट कौन करेगा, इसे मजबूत कौन करेगा, वो हमें नवमास में देखना पड़ता है। जैसे ये शरीर है तो ये उसका दिल है। आप शरीर से मजबूत नजर आते हो कि भाई बहुत ताकतवर है, लेकिन दिल कमजोर है, जैसे ही थोड़ा सा हो हल्ला होता है आप भाग जाते हो। तो इसलिए ये नवमास आपका दिल है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में ये योग बना है गज केसरी और नवमास में भी ये महत्वपूर्ण योग बनता है, या पुष्कर नवमास में ग्रह चले जाते हैं, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जातक बहुत मजबूत हो गया है। अब इस जातक जो है वो ये योग हष्ट पुष्ट हो गया है, ये पालन करने वाला है और ये भरण पोषण करने वाला योग है। तो इन योगों के ऊपर किस तरह से हम चर्चा करेंगे, उनके विषयों में बात करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी बात करता हूं, आपको बताता हूं कि जैसे हमने देखा कि भाई इस जातक की कुंडली के अंदर गुरु लगन में बैठा है, चंद्रमा भी लगन में है, गज केसरी योग बना है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ऐसे योग बना है। तो हम कई बार सोचते हैं कि ये भाई साहब बहुत ऊंचे चले गए, इन्होंने बड़ा कुछ कार्य किया और नाम किया, बहुत बड़े पॉलिटिशियन बने, फिल्म स्टार बने, हम इतना क्यों नहीं कर पाए? क्यों, हमारे भी तो लगन में गुरु चंद्रमा था। तो हमारे और उनके जो बीच की जो दूरी है वो पुष्कर नवमास है। तो आप इस पुष्कर नवमास की जो थ्योरी को समझोगे तो आपको बड़ा ही आनंद होगा और आपको लाभ मिलेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में 3 से अधिक पुष्कर नवमास है तो आप अपने जीवन के उच्च स्तर को जरूर प्राप्त करोगे, अपने जीवन की जितनी भी इच्छाएं हैं वो जरूर प्राप्त करोगे, चाहे आपको कितना भी नॉलेज हो या नहीं हो। क्योंकि योग जो है वो योग होता है और वो रिजल्ट देके ही जाता है। अब हम बात करते हैं कि पुष्कर नवमास में कौन कौन सी डिग्रियां होती है। जन्म कुंडली के अंदर 12 राशियां हैं और एक राशि में 2 पुष्कर नवमास होते हैं। इसका मतलब है कि 24 पुष्कर नवमास होते हैं जन्म कुंडली के सभी भागों में, यानी कि सभी भावों में, सभी राशियों में। तो अब मैं आपको पुष्कर नवमास को कैसे देखा जाए वो बताता हूं। आप इस चीज को लिख लीजिए किसी डायरी में, या फिर नोट कर लीजिए, या फिर याद कर लीजिए। बड़ा कोई बड़ी चीज नहीं है, सिंपल है। बहुत ही सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा याद करने का, आपको ज्यादा तरसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। जैसे ये नवमास चक्र है, तो आपने ये नवमास चक्र देख लिया है, तो आप लिख लीजिए एक बार पहले चीज के लिए कि जो अग्नि तत्व राशियां, यानी कि मेष राशि, सिंह राशि और आपकी धनु राशि, यानी 1, 5 और 9, 1, 5 और 9 राशि के अंदर 7वां नवमास और आपका 9वां नवमास, यानी कि मेष राशि 1 नंबर से शुरू होती है, तो इसका जो 7वां नवमास है वो तुला होगा और 9वां नवमास धनु होगा। यानी कि आप ये मानिए कि अगर कोई भी ग्रह जन्म कुंडली के अंदर मेष राशि में या सिंह राशि में या धनु राशि में बैठा है, यानी अग्नि तत्व राशियों में बैठा है,
तो वो नवमास में अगर तुला और धनु राशि में बैठा है, इसका मतलब है कि वो पुष्कर नवमास में है। इसके बाद में जो है दूसरा जो योग आता है वो है कि जो आपकी पृथ्वी तत्व राशियां हैं, पृथ्वी तत्व राशियां कौन सी होती है, 2, 6 और 10, यानी कि 2 नंबर वृषभ राशि और आपकी जो 6 नंबर राशि है वो है आपकी कन्या राशि और 10 नंबर राशि मकर राशि। इन राशियों के अंदर जो है वो तीसरा और पांचवा, यानी कि तीसरा नवमास कौन सा है, वृषभ राशि का तीसरा नवमास है आपका जो है मीन नवमास, यानी कि अगर पृथ्वी तत्व राशियों में कोई भी ग्रह बैठा है और वो आपके अगर मीन राशि में है तो आपके यहाँ पे वो ग्रह पुष्कर नवमास में चला गया। इसके बाद दूसरा जो नवमास होगा वो होगा आपका 5वां नवमास, यानी कि ये 5वां नवमास वृषभ राशि। तो आप ये मान लिए कि अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर पृथ्वी तत्व राशियों के अंदर ग्रह बैठे हैं और वो ग्रह अगर नवमास कुंडली के अंदर मीन राशि और वृषभ राशि में चले जाते हैं तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो हैं वो पुष्कर नवमास में चले गए, ये राजयोग में चले गए। इसके बाद बात आती है आपके जो है वायु तत्व राशि की। वायु तत्व राशि कौन सी होती है, 3, 7 और आपकी 11। तो तीसरी राशि मिथुन और 7 नंबर तुला और 11 नंबर जो राशि है वो आपकी होती है कुंभ। तो तीसरी जो राशि है वो प्रारंभ होती है आपकी 7 नंबर से, 7, 8, 9, 10। तो इसमें जो पहला नवमास होगा वो होगा छठा नवमास और दूसरा होगा 8वां नवमास। तो जो छठा नवमास आता है, ये छठा नवमास है, ये आपका मिथुन राशि में आता है आपके मीन नवमास। और आपके जो 8वां नवमास आता है वो आता है वृषभ नवमास। तो आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं। आप ये मान लीजिए कि वृषभ यानी कि पृथ्वी तत्व राशि और आपकी जो है वो वायु तत्व राशि, इनमें कोई भी ग्रह बैठा हो अगर वो नवमास कुंडली में मीन और वृषभ राशि में है तो इसका मतलब आपका पुष्कर नवमास में चला गया, क्योंकि इनके जो नवमास है वो मीन और वृषभ ही होंगे। इसके बाद सबसे अंतिम आती है आपकी जल राशि, यानी कि 4, 8 और 12, तो कर्क राशि। इसके बाद आ गई आपकी 8 नंबर वृश्चिक राशि और मीन राशि। इनके अंदर जो पुष्कर नवमास होते हैं एक तो पहला और तीसरा, यानी कि कर्क राशि और आपकी कन्या राशि। अगर आपकी जन्म कुंडली में जल तत्व राशि के अंदर कोई भी ग्रह बैठा है और वो ग्रह नवमास कुंडली के अंदर अगर आपके कर्क राशि में चला जाता है या फिर आपके जो है वो कन्या राशि में चला जाता है तो इसका तात्पर्य है कि आपके यहाँ पे पुष्कर नवमास में चला गया। जैसे मैं आपको इस कुंडली के ऊपर उदाहरण देके बताता हूँ कि कैसे हम पुष्कर नवमास को निकालेंगे। देखिए, पुष्कर नवमास को निकालना है तो आप पहले अपनी इस जन्म कुंडली में या अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि अग्नि तत्व राशियों में कौन से ग्रह बैठे हैं और वो क्या तुला और धनु राशि के अंदर चले जा रहे हैं D9 चार्ट में। तो इसलिए आप अगर इस चीज से कंफ्यूज ना होए तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं कि आप सिर्फ याद रखना है कि अग्नि तत्व राशि का मतलब है कि अगर अग्नि तत्व राशि बैठा है तो आपको तुला और धनु में देखना है। तो यहाँ पे सीधे ही नवमास में चले जाएं और तुला और धनु में देखिए। तो तुला राशि में कोई नहीं है, धनु राशि में कोई नहीं। इसका मतलब अगर जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह अग्नि तत्व राशियों में बैठा है तो हमारे यहाँ पे पुष्कर नवमास में नहीं आया, तो अब इनको छोड़ दो। इसके बाद देखिए कि वायु तत्व राशि और पृथ्वी तत्व राशि दोनों को ले लीजिए, क्योंकि दोनों के अंदर जो नवमास है पुष्कर नवमास है वो वृषभ राशि और मीन राशि ही है। तो इसका मतलब क्या है कि आप सीधे ही नवमास में जाके वृषभ और मीन देख लीजिए। यहाँ पे देखते हैं तो वृषभ राशि में 3 ग्रह बैठे हैं और मीन राशि में 2 ग्रह बैठे हैं। इसका तात्पर्य कि ये 3 और 2 ये पुष्कर नवमास में हो सकते हैं अगर जन्म कुंडली के अंदर कहीं पृथ्वी और वायु तत्व राशि में है। तो आप यहाँ पे देखिए कि केतु, सूर्य और बुध जो हैं वो आपके जन्म कुंडली के अंदर यहाँ पे केतु वायु तत्व राशि में है कुंभ राशि में, तो पुष्कर नवमास में हो गया क्योंकि वो वृषभ में चला गया। यहाँ पे जो है वो सूर्य और बुध जो पृथ्वी तत्व राशि में है वृषभ राशि में और वो वृषभ राशि में ही चले गए। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो आपकी वृषभ राशि है पृथ्वी तत्व राशि, इसके अंदर वाले ग्रह और वायु तत्व वाले ग्रह जो है वृषभ राशि में जाके नवमास कुंडली में आपके पुष्कर नवमास में चले गए। तो ये राजयोग है। जैसे कि इस जन्म कुंडली में सूर्य बुध का बुध आदित्य योग यानी कि अष्टम भाव में बना, तो बड़ा ही चिंता का विषय हो गया कि यार इस जातक को ज्ञान तो इतना है लेकिन ये तो बहुत नेगेटिव हो गया। लेकिन जब हम नवमास पे नजर डाली तो कम्युनिकेशन भाव में ये बुध आदित्य योग राशि वर्गोत्तम और पुष्कर नवमास बहुत बड़ा राजयोग बन गया। यानी कि यहाँ पे राशि भी वर्गोत्तम हुआ और पुष्कर नवमास में चला गया।
ये बड़ा राजयोग है, तो आपके जातक के बहुत लाभ होगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि जन्म कुंडली के केतु, सूर्य और बुध 3 ग्रह पुष्कर नवमास में आ गए। इसके बाद आप देखिए मीन राशि के अंदर गुरु और चंद्रमा बैठे हैं। क्या ये जन्म कुंडली के वायु या पृथ्वी तत्व राशि में है? हाँ, 7 नंबर वायु तत्व राशि में है। इसका मतलब क्या है कि जातक की जन्म कुंडली में जो गुरु और चंद्रमा का जो गज केसरी योग बना है, जो आपकी जन्म कुंडली में भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर वो पुष्कर नवमास में हो। यहाँ पे ये पुष्कर नवमास में है और भाव वर्गोत्तम यानी कि लगन में बना, यहाँ पे भी लगन में बना, तो बड़ा राजयोग बन गया। यानी कि एक तरह से हम ये कहें कि जातक चाहे जन्मा 0 पे होगा, मरेगा हीरो पे, क्योंकि जातक की जन्म कुंडली में ऐसे योग हैं। ये जन्म कुंडली मशहूर फिल्म निर्माता, निर्देशक, एक्टर और एक बड़े पॉलिटिशियन, मुख्यमंत्री एनटी रामा राव की है। यानी कि जो साउथ के बड़े स्टार भी रहे हैं और पॉलिटिशियन भी रहे हैं, तो उनकी जन्म कुंडली को कैसे हमारी अपनी जन्म कुंडली से भिन्न बनाती है। इतने बड़े राजयोग लेके व्यक्ति पैदा हो गया। उनकी जन्म कुंडली में 5 ग्रह पुष्कर नवमास में से, जिनमें 2 ग्रह भाव वर्गोत्तम पुष्कर नवमास और यानी राशि वर्गोत्तम पुष्कर नवमास, और बाकी जो 2 ग्रह हैं उसके अंदर भाव वर्गोत्तम पुष्कर नवमास, गज केसरी योग पुष्कर नवमास। तो इतना बड़ा राजयोग है, तब जातक को डिफरेंस बनाता है हम में और उस व्यक्ति में। और उसके बाद देखिए कि जल तत्व राशियों में, जल तत्व राशि का पहला नवमास कर्क है और दूसरा नवमास कन्या है। तो आप सीधे ही नवमास में देखिए कि कर्क राशि के अंदर शनि बैठा है और कन्या में कोई नहीं है, तो उसको तो कर्क राशि में शनि बैठा है। तो क्या ये शनि जल तत्व राशियों में है? लगन में, लगन में शनि में, लगन में जो शनि है वो आपका कन्या में है। इसका मतलब है ये तो आपकी पृथ्वी तत्व राशि है, तो इसका मतलब है कि अब आपके कोई पुष्कर नवमास नहीं है। इसका मतलब 3 ग्रह ये है, 2 ये, एक जन्म कुंडली में 5 पुष्कर नवमास और उसके अलावा इतने बड़े राजयोग, तब जातक को इतना बड़ा पद मिला। तो पुष्कर नवमास इस तरह से आप देख सकते हो। इसके लिए आप एक्सेल में एक शीट भी बना सकते हो, बड़ा सिंपल है, सीधा सा है। एक बार मैं रिपीट करता हूं, अगर कोई ग्रह अग्नि तत्व राशि में बैठा है तो नवमास में तुला और धनु में चला जाए तो वो पुष्कर नवमास में हो जाएगा। वायु तत्व राशि और पृथ्वी तत्व राशि में कोई भी ग्रह बैठा है और वो अगर नवमास कुंडली के अंदर वृषभ राशि और मीन राशि में चला जाए तो वो पुष्कर नवमास में हो गया। इसके पश्चात जो है वो जल तत्व राशि होती है, जिसके अंदर कर्क राशि और आपकी कन्या राशि। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह इनमें बैठा है, जल तत्व राशियों में 4, 8 और 12 में, और वो नवमास कुंडली के अंदर 4 और 6 में चला जाए तो वो बड़ा ही राजयोग हो जाता है। इसके बाद इसी में एक छोटा सा योग और है जिसको भी आप देख सकते हो, यानी कि हम ये इसमें वो कहेंगे कि वर्गोत्तम योग। यानी कि वर्गोत्तम योग, जैसे मैं आपको वापिस वो नवमास चक्र लगाता हूँ। वर्गोत्तम योग का मतलब है कि वृषभ राशि का जो 5वां जो आपका नवमास है वो वर्गोत्तम नवमास कहा गया है। यानी कि अगर कोई ग्रह वृषभ राशि के 5वें नवमास में चला जाता है तो इसका मतलब है वो वर्गोत्तम हो गया। और इसी प्रकार जो है वो कर्क राशि का पहला नवमास, कर्क राशि जो का पहला नवमास भी वर्गोत्तम है, और धनु राशि का जो अंतिम 9वां नवमास है, जैसे धनु राशि का अंतिम 9वां नवमास धनु है, तो इसका मतलब है कि अगर इस डिग्री के लगभग, जैसे आपकी जन्म कुंडली में वृषभ राशि के अंदर कोई भी ग्रह जो है वो इस डिग्री के लगभग बैठा है, तो आप ये कह सकते हो कि जातक का लगभग का मतलब इस डिग्री के अंतराल में बैठा है, इस डिग्री के अंदर बैठा है। तो आपको यहाँ पे पुष्कर नवमास का भी बनेगा और आपको यहाँ पे वर्गोत्तम पुष्कर नवमास का योग बनेगा, जो बड़ा ही बड़ा राजयोग है। तो आपको यहाँ पे इसके लाभ हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने ये राजयोग बताया है। इस राजयोग में क्या होता है कि जो ग्रह इस राजयोग में आता है उसके उच्चतम फल प्राप्त होते हैं। जैसे गुरु है, अब गुरु हमारी जन्म कुंडली में वृद्धि का कारक है, हमारी जन्म कुंडली में ज्ञान का कारक है, हमें हर तरह की चीजों में पारंगत बनाता है। गुरु उच्च शिक्षक का कारक है। गुरु को बहुत बड़ा माना गया, राजा से भी बड़ा है गुरु। जब बड़े बड़े गुरु आते थे राजाओं के सामने तो राजा स्वयं उनके पैर धोते थे, तो गुरु का स्थान बहुत बड़ा है। तो इसी प्रकार जब भी कोई ग्रह है, जैसे चंद्रमा माता का कारक है, तो बहुत बड़ा होता है, तो जातक के ये मानिए कि जातक को बहुत सारे लोग पिता और माता की तरह समझते हैं। यानी कि एक सीएम है तो उसकी जो प्रजा है वो उसको
अपने प्रजा को सीएम बेटे और पुत्री के समान समझेगा, और वो जो लोग हैं उसे माता और आपके पिता के समान समझेंगे। तो इस तरह से जो बड़े ग्रह हैं वो अपने उच्चतम श्रेणी के फल देते हैं पुष्कर नवमास में। इस तरह की बहुत सारी कुंडलियां देखी है जिसमें ये बताती है कि एक नॉर्मल व्यक्ति और एक भिन्न व्यक्ति के अंदर की जो दूरी है वो ये राजयोग दिखा देता है। इसलिए आप नवमास में पुष्कर नवमास का प्रयोग जरूर करें। अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें पुष्कर अमसा के बारे में बताऊंगा। पुष्कर अमसा का प्रचलन कम है लेकिन ये भी बड़ा राजयोग है, इसके ऊपर भी कई सारे लोगों ने रिसर्च किए और इससे कई सारे लाभ हुए। मैंने अपने ही एक क्लाइंट की जन्म कुंडली में ऐसा योग देखा था। कुंडली बड़ी सिंपल सी, लेकिन जब हमने रिसर्च करनी शुरू की तब पता चला कि उसके इतना बड़ा राजयोग है। तब वो व्यक्ति जीरो से हीरो हो गया। तो ये कैसे हुआ उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो आपको ये चैनल कैसा लगा आप जरूर बताएं, और ये वीडियो कैसा लगा वो भी बताएं, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें तो लाभ लें। तो धन्यवाद दोस्तों।